विजयदशमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। विजयदशमी तो है, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 3-0 से धोकर इस विजयदशमी को यादगार बना दिया है। थोड़ी ही देर पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से धोया। जाहिर है इससे बेहतर विजयदशमी जो लोग घर में बैठे हैं और घर में बैठकर इस क्रिकेट मैच को देख रहे थे उनके लिए नहीं हो सकती थी। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि यह विजयदशमी खास है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री शायद कुछ और खास इसे बना दें, लेकिन अभी जो इंतजार हो रहा है, अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के इंतजार की है कि कब प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं यहां से और उसके बाद रामलीला में शिरकत करते हैं। दिल्ली पहले केंद्र हुआ करता था इस तरह के मंचन में किसी प्रधानमंत्री को देखने का, लेकिन अब लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। शशि शेखर जी, उर्मिलेश जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये परंपरा में बदलाव है या फिर ये समय की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री को मालूम है कि 2019 का रास्ता इस बार भी लखनऊ से ही होकर गुजरेगा, तो ये आवश्यकता है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए वो वहाँ गए हैं। मुझे लगता है कि उनकी स्पीच जो अब होगी वहाँ पर वो बड़ी गौरतलब होगी। बहुत दिनों से उन पर हमले हो रहे थे। राहुल गांधी ने खून की दलाली की बात कही, कल अखिलेश ने उन पर तंज कसे, मायावती अपनी हर रैली में उन पर हमला कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारी अपनी राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने के लिए वो आज इस मंच का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की कूटनीति भी तो उर्मिलेश जी इसी तरह से रहती है। उनकी कूटनीति भी हमने देखा कि दिल्ली का डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, दिल्ली से निकालकर अहमदाबाद ले गए थे, बाकी शहरों में भी ले गए। तो ये उसका प्रतीक हम न माने, हम सिर्फ एक चुनावी मजबूरी। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री हैं देश के और वो देश में जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि कोई भी शहर, कहीं की रामलीला किसको वो वरीयता देते हैं, कहाँ तय करते हैं, उन पर निर्भर करता है। लेकिन लखनऊ ही उन्होंने तय किया, अहमदाबाद नहीं किया, पटना नहीं किया, कहीं और नहीं किया। इसका मतलब सीधा है जो शशि जी कह रहे हैं और जिसको लेकर बहुत सारे सियासतदान ऑलरेडी कह चुके हैं कि महज इसलिए कि चुनाव है, ये शायद प्राथमिकता सबसे अधिक है। और उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं बल्कि देश की सियासत के लिए। तो कुल मिलाकर जो बातें कही जा रही हैं उनके बारे में कि हर प्रधानमंत्री रामलीला ग्राउंड दिल्ली से ये काम करता था, इस बार अगर वो लखनऊ कर रहे हैं तो उसकी वजह सियासत है, परंपरा नहीं है, कोई सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि यह सियासत में हस्तक्षेप की कोशिश है। हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लखनऊ। स्वागत में अखिलेश यादव भी आए। हालांकि ये बहुत सारी अटकलें थीं कि क्या अखिलेश यादव उस मंच पर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से ये संकेत दे दिया था कि कोई मंत्री उनके सरकार का चला जाएगा, लिहाजा यहाँ पर स्वागत के लिए आए हैं। गर्मजोशी में कोई कमी तो नहीं दिखी है, लेकिन ये राजनीति की नहीं बल्कि प्रोटोकॉल की रवायत है। और राजनाथ सिंह भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। हम सीधे आपको लखनऊ भी लिए चलते हैं, चूंकि हमारे संवाददाता लखनऊ में मौजूद हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी हमारे साथ संजय शर्मा मौजूद हैं, क्योंकि एक वो जो पिछले साल तक कम से कम सच था, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक, और अब एक वो लखनऊ का ऐशबाग रामलीला, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी भी वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, प्रधानमंत्री मोदी शरद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंतजार, ये इंतजार राजनीतिक भी है, एक देश की जनता को भी है कि प्रधानमंत्री विजयदशमी को खास बनाने के लिए क्या खास कह जाते हैं यहाँ पर। द्वार खोले और जनता को आने दें। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, इस बात का तो कोई ताज्जुब नहीं है कि वो यहाँ आ रहे हैं और दशहरे के दिन आ रहे हैं। तो ये जो समय का तकाजा है और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स हुई हैं, और उसका जाहिर है उसका लाभ मिलेगा भी। लेकिन ताज्जुब मुझे इस बात का है, अचंभा इस बात का है कि उन्होंने ये जो जगह जो चुनी है ये इतनी छोटी है, और जो जहां मायावती की रैली 2 रोज पहले हुई थी उसका 1/10 या 1/12वां हिस्सा भी नहीं है। तो पॉलिटिकली मुझे समझ में नहीं आता इसके पीछे क्या सेंस है, क्योंकि एक तरफ आप लाभ उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपके पास इतनी कम भीड़ जुटी है और वो भी मैदान भर नहीं पाया है। इंतजार तो है लेकिन भीड़, अभी भी भीड़ इतनी कम है कि तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हैं।
मुश्किल से 10-15 हजार कुर्सियों का इंतजाम है, उसके बाद भी मैदान खाली पड़ा है। लेकिन जहां तक उसका सवाल है कि राजनीतिक लाभ मिलेगा ही नहीं, है तो समय बताएगा। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय होती तो उसका लाभ उठाती, तो लाजमी है। कुमार अभिषेक, हम उस मैदान का ब्यौरा आपसे भी चाहेंगे। क्या वहां पर अभी भी कुर्सियां भरनी बाकी हैं और इसकी वजह क्या सुरक्षा है, कड़ी सुरक्षा, या फिर कुछ और? बिल्कुल श्वेता, देखिए जो वजह है कुर्सियों के नहीं भर पाने की, उसकी बड़ी वजह है सुरक्षा व्यवस्था। बार बार मंच से ये कहा जा रहा है कि लोगों को आने दिया जाए, लेकिन जितने पासेस बांटे गए हैं उसके बाद भी बहुत ही कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये इलाका बहुत संवेदनशील है जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और इस वजह से पीछे की जो कुर्सियां हैं इस वक्त पूरी तरीके से नहीं भर पाई हैं। बार बार मंच से इसका ऐलान भी हो रहा है कि जो आम लोग हैं जिनके पास नहीं भी है उन्हें भी आने दिया जाए सुरक्षा मानकों के बाद। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उसमें भारी पड़ रही है। लेकिन शरद प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भीड़ होनी चाहिए थी, जिस तरीके से हमने अभी हाल में रैलियां देखी हैं, खास करके मायावती की जो रैलियां हो रही हैं, उस हिसाब से ये जगह छोटा है प्रधानमंत्री के लिए अगर हम उनकी सियासत की बात करें। लेकिन श्वेता, ये जो मैदान है इसमें हर साल रामलीला होती है, उसका महत्व भी है, और चूंकि ये सबसे पुराना रामलीला है, गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू किया था। लेकिन इस बार का जो थीम है इस रामलीला का, चूंकि इस रामलीला में हर बार एक थीम दी जाती है, तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश ये थीम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर बोलेंगे, क्योंकि उरी अटैक से लेकर तमाम पोस्टर्स भी यहां लगे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री इस वक्त क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। संजय शर्मा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, शायद कोई दूसरा साल होता तो मैं सबसे पहले आपके पास आती वहां का हाल जानने के लिए, लेकिन वक्त की बात है। देखिए, इस साल दिल्ली केंद्र में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के आने से जो रौनक होती है वो रौनक फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हाँ, ये है कि अब राष्ट्रपति जी का इंतजार चल रहा है। यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति डॉक्टर हर्षवर्धन, तमाम लोग, रामलीला कमेटी के लोग इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के सुरक्षा का काफिला यहाँ तक पहुंच चुका है। किसी भी समय राष्ट्रपति यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं और इसके बाद यहाँ सम्मान समारोह होगा। राष्ट्रपति जी 2 शब्द देश के नाम संदेश देंगे और इसके बाद मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ के सामने, यानी मेरे कैमरामैन के ठीक पीछे रावण के पुतले लगे हैं जिनका दहन होगा यहाँ। ये कहा जाता है कि द्वापर त्रेता में जिस समय रावण था उस समय भी मायावी था और अभी भी मायावी है। रावण हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर वो अगर बुराई के रूप में, बुरी सोच के रूप में है, तो बाहर आतंकवाद के रूप में, प्रदूषण के रूप में, महामारी के रूप में है, और उसका समूल नाश करना हम सबकी एक थीम होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम पुतलों को जलाते हैं और ये सोचते हैं कि रावण का अंत हो गया, लेकिन जब तक आतंकवाद, बीमारियां, अस्वच्छता, ये तमाम चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक रावण का अस्तित्व रहेगा। अपने अंदर के राम को जिंदा रखना है, तभी रावण का खात्मा होगा। फिलहाल इंतजार चल रहा है राष्ट्रपति जी के आने का, तमाम तैयारियां हो गई हैं और किसी जैसे ही वो आएंगे, ऐसे भी ये कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय रावण के शव का। जी संजय, हम आगे आएंगे आपके पास। दरअसल बहुत अहम ये भी हो जाता है कि प्रासंगिक कितना रह गया है, और अभी लगता है कि सारी नजरें हैं लखनऊ की तरफ। हालांकि शरद प्रधान जी यही सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इस मैदान को चुना गया और क्यों कम से कम लोग वहां पर, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे हैं। अब तुलसीदास से अगर पारंपरिक तौर पर हम पौराणिक कनेक्शन वगैरह, वहां पर अगर उन्हें बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री इस तरह की हमेशा बोला करते हैं मंच पर जब पहुंचते हैं, तो उन सारी चीजों को लगता है कहीं लेकर कहीं सियासत पर कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। नहीं, मुझे शरद जी की बात से थोड़ा सा मैं अलग विचार रखता हूँ। ये समय बड़ा संवेदनशील है। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद पीएम की, सोनिया गांधी की, तमाम वीवीआईपी की सुरक्षा में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरी बात, वो वहाँ पर कोई भीड़ वाली रैली को संबोधित करने नहीं गए थे कि उनकी मायावती की रैली से तुलना की जाए। वो एक मैसेज देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि मैं आपका सांसद हूँ, और विजयादशमी के दिन अगर कोई काम किया जाता है तो उसको ये माना जाता है कि हमारे यहाँ अच्छा काम विजयादशमी के दिन शुरू करते हैं। तो अगर वो राजनीतिक अपने इस नए अश्वमेध का वहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं तो ये मैसेज अलग है। इसके लिए भीड़ जुटाने की उनको ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई भीड़ का मसला उस तरीके से है कि उनकी लोकप्रियता में अचानक बहुत कमी आ गई, इसलिए लोग वहाँ पर नहीं जुटे। जब सेना तैयार हो, जब एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी गई हो,
ऑलरेडी नभ सीमा सील कर दी जाती है, लेकिन इस बार उसके ज़्यादा इंतजाम किए गए हों। मुझे लगता है कि ऐसे में कुछ ज़मीन पर भी वहाँ ऐसा किया गया होगा कि लोग ज्यादा इकट्ठे न हो सके। जी, और शरद प्रधान जी, वैसे भी अगर प्रधानमंत्री वहां से मन से बोल रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे तो देश सुन ही रहा है उनको, और देश ही क्या सारी पूरी दुनिया सुन रही है, क्योंकि प्रसारण उनका हर जगह हो रहा होगा उस वक्त। अगर सिर्फ देखिए, अगर वो सिर्फ सुनने की बात ही तो फिर तो उनको आने की जरूरत ही नहीं थी। उस लॉजिक से तो दिल्ली से ही बोल सकते थे। लेकिन जब सबको मालूम है कि इस वक्त यूपी में ये नॉर्मल दशहरा नहीं है, ये इलेक्शन के पहले का दशहरा है, और इस दशहरे में जब आपने आतंकवाद को थीम बनाया, आतंकवाद के खिलाफ आपने बड़ा बड़ा लिखा है, रावण के ऊपर लिख कर दिया है, तो उसमें बड़ा सब कुछ जाहिर है। इसमें ये सोचना कि इसका लाभ नहीं मिलेगा या नहीं उठाया जाएगा, ये तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात कही है। तो ये ऐसे में ये जगह को चुनना, ये महज ये इस वजह से कि सिक्योरिटी कारण मुझे नहीं लगता। आखिरकार अभी इलेक्शन रैलीज होंगी और दूसरी जगह करी जाएंगी और बड़ी बड़ी रैलीज भी होंगी। तो पहली रैली, इसको तो रैली देखिए, या अगर सिर्फ दशहरा मनाने और आ रहे होते तो भाषण देने की जरूरत नहीं थी। तो हमें जरा इस मामले में प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो हकीकत है, मैं इसको बुरा नहीं मानता कि अगर वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठाना चाहिए। इंदिरा गांधी को भी फायदा मिला था 71 में, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 65 में, तो क्यों नहीं ले ये फायदा? ये उन लोगों का सोचना गलत है। लेकिन इसको इस तरीके से गोल मोल करके करना, और वो भी उसके बाद भी उसमें सक्सेस नहीं मिलना, तो ये बड़ा अफसोसजनक लगता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी राजनीतिक सोच है कि आप इतनी भीड़ भी ना कर पाए कि आपका मैदान भर सके। प्राइम मिनिस्टर किसी रैली में आ रहा हो या किसी फंक्शन में आ रहा हो, वहां सीटें खाली रहे, तो ये प्राइम मिनिस्टर की तौहीन है। ये ऑर्गेनाइजर्स क्यों रिफ्लेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजर्स जो है वो इस उनमें कमी, उनकी क्षमता में कमी है। नहीं, मुझे लगता है कि जो शरद जी हमारे मित्र हैं और जो कह रहे हैं वो अपने ढंग से कह रहे हैं, लेकिन वाकई आज भीड़ का प्रश्न नहीं है। आज असल प्रश्न है कि आतंकवाद के इशू को वह या उनकी पार्टी, उनके समर्थक लोग देश में, चाहे वो मिडिल क्लास के हों, चाहे किसी भी समाज के हों, वो लोग चाहते हैं कि इस देश का अगला जो राजनीतिक अभियान जो उत्तर प्रदेश में होना है शुरू, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है, वो आतंकवाद से बाहर ना हटे, आतंकवाद के मुद्दा उस चुनाव का केंद्र में हो। और इसी कारण से मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ जाने का फैसला किया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है देश का और वहां की सियासत का रिश्ता पूरे देश की सियासत से जुड़ा है। 2019 में चुनाव होना है, बात सही है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इशू है, इसको अपोजिशन किस रूप में देखता है, जनता किस रूप में देखती है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे देश में आतंकवाद को मैं नहीं मानता कि मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे देश में जो रावण का जो प्रतीक है, जो रावण का मिथ है, ये रावण हर साल हम जलाते हैं, फिर भी रावण खत्म नहीं होता। तो मिथकों का रावण, रियलिटी का रावण अगर बना हुआ है, तो वो क्यों? भारत की जमहूरियत के सामने इतना बड़ा महादेश है, इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, 5.8 मिलियन लोग हमारे देश में गैर संक्रामक रोगों से हर साल मरते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिगर है किसी भी देश का। हमारे यहां 188 देश दुनिया के जो हैं, 188 मुल्कों में हम 143वें मुल्क हैं, 143वें नंबर पर हैं पब्लिक हेल्थ के दरिद्रता के मामले में। इतनी दरिद्र पब्लिक हेल्थ सिस्टम हमारे देश का है। हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ मॉल न्यूट्रिशन जो है, जो बच्चे जो कुपोषण से मरते हैं, आखिर हम इन समस्याओं को, रोजगार को, शिक्षा को, सेहत को अगर हम मुद्दा नहीं बनाते तो आतंकवाद एक बहुत खूबसूरत मुद्दा है। क्योंकि आतंकवाद से हर साल भारत में इस वक्त जो है पिछले 3 सालों में 500 से लेकर 308 लोग मर रहे हैं आतंकवाद से। सबसे पहले सबसे अधिक जो वाजपेयी कार्यकाल में मरे थे, करीब 2414 से लेकर 1607 लोग प्रतिवर्ष मरते थे, और 5.8 लाख मिलियन लोग गैर संक्रामक बीमारियों से मर रहे हैं। तो अगर ये रावण प्रतीक हमारा जो है, रावण का जो मिथ है, अगर हम सचमुच समाज की समस्याओं से जोड़ रहे हैं रावण को, तो रावण कभी नहीं मरेगा। हर बार आप तीर चलाएंगे, रावण जिंदा होता रहेगा, क्योंकि असल समस्याओं पर आपकी नजर नहीं है। आतंकवाद एक खूबसूरत मसला आपके लिए बन गया है, माफ कीजिएगा ये शब्द यूज करने के लिए, क्योंकि आप
भारत की अन्य सभी समस्याओं को खत्म कर देना चाहते हैं। आप जनता की जो मुसीबतें हैं उनसे जनता कैसे, हालांकि जब प्रधानमंत्री खुद मंच पर आकर ये कहते हैं कि युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन गरीबी से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो, अशिक्षा से लड़ो, तो हम गरीबी से लड़ने का प्रोग्राम सामने रखना बिल्कुल चाहिए। भाई, बिल्कुल यही बात। क्या कोई ठोस योजना की बात होगी या बातें ही बातें रहेंगी? विजयदशमी के इस त्योहार पर हम राजनीतिक मायने दरअसल टटोल रहे हैं, क्योंकि लखनऊ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। इंतजार है उनका ऐशबाग रामलीला के लिए पहुंचने का। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां सोनिया गांधी ने अभी अभी आरती उतारी है। वहां पर जो रामलीला का मंचन होता है उसमें श्री राम, हनुमान जी, सीता जी, ये सब उनके समक्ष हैं और वो आरती उतार रही हैं। तो दिल्ली की जो रामलीला है अभी फिलहाल उसने बैकसीट लिया है। लखनऊ की जो रामलीला, जिसका बहुत महत्व बताया जाता है, तुलसीदास की रामलीला इसे कहा जाता है, वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां अखिलेश यादव से हाथ मिलाते आप दिख रहे हैं, जो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। ये प्रधानमंत्री मोदी की विजयदशमी है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जगह लखनऊ को चुना है। पहुंचे हैं वहां पर, ऐशबाग रामलीला का मंचन होगा उनके सामने और उसके बाद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या वो संबोधित करते हैं लोगों को, संबोधन में कहते क्या है, इसका इंतजार है। हम तस्वीरें आपको दिल्ली के रामलीला मैदान की भी दिखा रहे हैं। साथ में लखनऊ जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया, गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से इंतजार उनका हो रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शशि शेखर जी हैं, उर्मिलेश जी हैं और हम ऐशबाग भी आपको ले चलकर वहां का भी नजारा दरअसल दिखा रहे हैं और साथ में वो इंतजार भी दिखा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो वहां पहुंचना चाहते हैं, सुरक्षा कारणों की वजह से वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है, इसीलिए सुरक्षा और भी ज्यादा दुरुस्त हो गई है। आतंकवाद की बात हमने की थी और किस तरह से उर्मिलेश जी कह रहे थे कि दरअसल आतंकवाद को एक संकेत के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करके और वहां पर अगर वो तीर भी छोड़ेंगे, बाण वहां पर चलाएंगे, तो किस तरीके से एक आतंक रूपी रावण का हम जिक्र कर देते हैं। आज तो हर रामलीला में आप कोने कोने में देश के चले जाएं, आपको हर जगह एक आतंक रूपी रावण दिख जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो दूसरा समानांतर अपना बयान देते हैं कि हम तो बाकी चीजों से भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान को वही चुनौती दे जाते हैं, तो आज हम उसी सर्जिकल स्ट्राइक के जिक्र की उम्मीद करें या फिर पीएम मोदी के अपने स्टाइल में, जहां पर वो लड़कियों की सुरक्षा तक की बात कर जाते हैं, शौचालय की बात कर जाते हैं लाल किले के प्राचीर से। देखिए, वो क्या बोलेंगे वो तो अभी सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो कुछ बातों का जवाब देना चाहेंगे जो उनके और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, अगर आप पूरे संसार में कहीं भी देख लीजिए तो आज गरीबी से लड़ाई गौड़ हो गई है। पूरी दुनिया में एक उन्माद फैल रहा है, वो आतंकवाद बनाम नॉन आतंकवाद। इस देश में भी अभी इस समय मूड यही है, जैसे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जाने हमने क्या किया, अब हमें कुछ और करना चाहिए। तो मोदी अगर उस लहर पर सवार हैं तो मुझे इसमें कुछ बेजा नहीं लगता है। 1984 का चुनाव याद कीजिए, राजीव गांधी ने जो सीटें पाई थी वो न भूतो थी न भविष्यति थी। उस चुनाव को शुरू में इंदिरा गांधी जब थी, उस चुनाव के शुरू में जो श्रीकांत वर्मा ने जिस तरह के विज्ञापन बनवाए थे, उसमें यह था एक कटीले तार आपके घर की चारदीवारी के बाहर लगे हैं कि आतंकवाद इतना बढ़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आपके देश की सीमाएं आपके घर तक आ जाए। तो आतंकवाद को पहली बार एनकैश नहीं किया जा रहा, और हम चाहते भी क्या हैं, जब भी कोई हमला होता है तो हर बार यही कहते हैं सरकार क्या कर रही है। तो अगर सरकार ये कहती है कि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो वो उसका एक मेजर काम है, जब जिंदा बचेंगे तभी करेंगे। ये बात सही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कुछ सवालों के हल न हुए हैं, हल रख के कांधे पे हल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी यही करे जा रहे हैं। उर्मिलेश जी, यही हम नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो रिजीम अमेरिका में जॉर्ज बुश की थी,
कुछ वैसा ही एजेंडा, वैसा ही माहौल इस वक्त देश का है। मैं मोदी जी की जो कालीकट में स्पीच थी, मैं चाहता हूं कि उस स्पीच की तरफ वो लौटें। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके सामने क्या चैलेंजेज हैं, हम पाकिस्तान के सामने क्या चैलेंजेज हैं, वो एक बेहतर पर्सपेक्टिव स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया था कालीकट में। लेकिन जो अभी उनकी पार्टी, उनका संघ, उनके समर्थक जिस तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सामरिक जो एजेंडा है किसी कंट्री का, किसी नेशन स्टेट का जो सामरिक एजेंडा है, वह उसकी सियासत का एजेंडा नहीं बनना चाहिए, खासकर इंटरनल सियासत का, आंतरिक राजनीति का जो चुनाव से जुड़ी हुई हो। क्योंकि जिस दिन आप चुनावी मुद्दा सिर्फ सामरिक एजेंडे को बनाते हैं, उस दिन आपकी जनता के, आवाम के, आपकी गवर्नेंस के जो बड़े मसले हैं वो सब गोल हो जाते हैं। देखिए इस वक्त अमेरिका में चुनाव चल रहा है, वहां भी प्रोसेस चल रही है, रोज डिबेट हो रही है, बीच बीच में पूरा देश डिबेट कर रहा है। ओबामा ने जिस तरह से, ओबामा जब आए थे चुनाव में, आपको याद होगा, उस वक्त भी पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल था, एक एजेंडा बुश सेट करके गए थे। लेकिन ओबामा ने मेडिकल जो एजेंडा वहाँ का था, स्वास्थ्य का एजेंडा, खासकर इंश्योरेंस का जो एजेंडा, उसको उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। और उनकी जो बड़ी जीत थी उसमें माना जाता है कि अमेरिकन लोगों ने उनके हेल्थ इशू को, उनके हेल्थ कैसे मुहैया कराएंगे बेहतर अमेरिकियों को, उसका बड़ा योगदान था। मेरा ये कहना है कि मोदी जी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान हमारे लिए वाकई परेशानियां पैदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सहमत हैं पूरी तरह। हमारा बस ये कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, यहाँ के लोगों को या पूरे देश के लोगों को इस वक्त जो जरूरत है इस गवर्नमेंट से, वो है एक बेहतर गवर्नेंस मॉडल। सामरिक मुद्दा अगर डोमेस्टिक इशू पर हावी हो जाएगा तो देश मुश्किलों में फंसेगा। ये मुश्किलों से बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। लोग आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में टकराव। आप देखिए ना, हमारी स्टूडियो की बसें कई जगह ऐसी होती हैं कि लगता है कि स्टूडियो में बैठे बैठे लोग मिसाइल चला देंगे। ऐसा लगता है कि ट्रेन में चलते लोग, बस में चलते लोग, सड़क पर चलते लोग चीखने लगते हैं। मुझे दुष्यंत कुमार की वो लाइन याद आती है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं ऐशबाग लखनऊ की, दरअसल यहाँ भी बहुत दिलचस्प बदलाव करने पड़े। प्रधानमंत्री का जैसे ही मन किया कि मैं इस आयोजन में शिरकत करूंगा, तो मेघनाथ जिनका पुतला आज फूंका जाता है, एक दिन पहले उन्हें मरना पड़ा, उनके पुतले को फूंक दिया गया। और मंचन में भी जो रामायण के अध्याय हैं उनको भी उनमें बदलाव करना पड़ा, ताकि प्रधानमंत्री जब आए तो उस आयोजन में कुछ ज्यादा फेरबदल न करना पड़े। ये भी बताया जा रहा है कि रावण वध जो होगा उस वक्त तक प्रधानमंत्री नहीं रुकेंगे, लेकिन ये अंतिम अध्याय में रहेंगे, उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रस्थान होगा और साथ ही में होगा रावण वध। शशि शेखर जी, आप कुछ कहने वाले थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, उर्मिलेश जी जो बात कह रहे हैं सैद्धांतिक तौर पर उससे असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर कोई छोड़ नहीं करेंगे। ओबामा की जिस दिन फाइनल स्पीच थी 2008 में, मैंने उस स्पीच को, डिबेट को सुना था, फाइनल डिबेट को, और उस डिबेट में भी अमेरिकन राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा था। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं था, और अमेरिकन राष्ट्रवाद आज से मुद्दा नहीं है। जब मैं बच्चा था, रोनाल्ड रीगन चुनाव लड़ रहे थे, तब भी मुद्दा था। मैंने 1984 का इस देश का उदाहरण दिया। एक देश में किसी की युद्ध उन्माद की सियासत की मैं कभी तारीफ नहीं करना चाहता, हम युद्ध उन्मादी है ही नहीं। लेकिन अगर देश में एक निश्चित स्थिति बनती है, उससे ये मान लेना कि पूरी तरीके से ध्यान बढ़ गया, ये गलत होगा। आखिर संसार में कौन सा ऐसा देश है जो 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ पर है? सिर्फ भारत। तो अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं और 7% की ग्रोथ भी ला रहे हैं, तो आप आखिर आपने किस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग किया? आपने इसलिए किया क्योंकि आपकी इकोनॉमिक मसल थी और उससे कोई और नहीं लड़ना चाहता था। लोग ये मानते हैं कि एक फेल्ड स्टेट है, दूसरी तरफ एक प्रॉस्परस होती स्टेट है। एक तरफ एक उजड़ा हुआ बाजार है, एक तरफ एक उभरता हुआ बाजार है। उन्हें हमारे साथ आने में, मित्रता में ज्यादा फायदा नजर आया। तो ऐसा नहीं है। अपनी बात को कभी कभी कहा जाता है जोरदार तरीके से, वो कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा युद्ध उन्माद की तारीफ की जानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि असल मुद्दे गौड़ हो जाने चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए? आखिर देश है ही उन्हीं मुद्दों की वजह से। लेकिन रावण न कभी मरा है, न रावण कभी मरेगा। तो ये तो आप और हम जब तक हैं, जब तक इंसानियत है, मृत्यु जब तक है तभी तक जीवन, बुराई जब तक है तभी तक राम। अगर रावण होता नहीं तो राम कहाँ होता? तो ये सब तो चलता रहेगा। पर मोदी जो आज बोलने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्पीच
आने वाले 2 महीनों का एजेंडा सेट कर देगी उत्तर प्रदेश में। ये कल से आप देखेंगे सारे नेता वही बोलते हैं। सवाल वाकई यही है, क्योंकि एक तरफ वहां पर रावण है, एक पौराणिक दुश्मनी हम श्रीलंका से समझ सकते हैं, लंका से समझ सकते हैं, वो सोने की लंका देख सकते हैं, लेकिन आप जिस रावण की बात करते हैं और जिस सांकेतिक लंका की हम बात करते हैं वो दरअसल इस्लामाबाद हो गया है। लेकिन यहां पर आपको लगता है कि एक ऐसे मंच पर जहां पर रावण वध के लिए आप आए हैं, या फिर रामायण जो रामलीला है उसका अंतिम अध्याय यहां पर देखने के लिए आए हैं, वहां पर हमें दोबारा एक बार पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान को चुनौती, या फिर उस अध्याय को भी हम पीछे छोड़ दें और हम अपने अगले अध्याय की तरफ चले, तो वही वो विकास का अध्याय हो और ऐसा जो एजेंडा सेट करने वाला हो? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा था। मैं कभी नहीं कहता कि जो आतंकवाद है वो भारत के लिए चुनौती नहीं है। पूरी दुनिया में आतंकवाद एक इशू है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को कई जगहों पर इतना बेवजह भी हाईलाइट किया गया, युद्ध करने के लिए, रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए, और पूरी दुनिया में मानस निर्माण कर लिया गया। मानस निर्माण क्यों? मानस निर्माण इसलिए कि पूरी दुनिया को बताया गया कि सचमुच यही मुद्दा है, पूरी दुनिया को खत्म कर देगा सद्दाम। उसके पास रासायनिक हथियार हैं, उसके पास ऐसे हथियार हैं जो न्यूट्रल, जो एटॉमिक बम से, तमाम बमों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। जब जांच हुई तो उन्हीं मुल्कों ने पाया कि कुछ नहीं था। तो क्यों हुआ? क्योंकि रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। तो मेरा ये कहना है कि आतंकवाद को आप जरूर मुद्दा बनाइए जहाँ वो मुद्दा है, लेकिन हमारे देश के लिए हम मानते हैं कि मुद्दा है, लेकिन साथ में आप डोमेस्टिक जो चैलेंजेज हैं, अगर आपकी जनता बेहाल होगी, अगर आपकी जनता के पास बेरोजगारी बढ़ेगी, आप में अगर शिक्षा, सेहत में सुधार नहीं होगा, आप एक बड़े ताकतवर मुल्क नहीं बन पाएंगे। 30 सालों में, पिछले 30 साल अगर चाइना का आप देख लीजिए, 30 वर्ष पहले का चाइना और इन 30 वर्षों में चाइना एक उभरता हुआ महादेश, एक ऐसा देश। आने वाले 30 साल का चाइना और आने वाले 30 साल का भारत जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर चाइना आज ताकत के साथ उभर कर आया है कि हम मानते हैं कि वाकई हमसे वो बहुत आगे है, मतलब हम का मतलब केवल मैं नहीं, पूरे देश के सियासतदान जो स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, मानते हैं। तो आखिर क्यों? क्योंकि उसने अपनी जनता को वाकई सेहत अच्छी दी, अपनी जनता की अंदर एजुकेशन बेहतर किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया। हमने ग्रोथ रेट तो 7% कर ली जो कह रहे हैं आप, लेकिन हमारा हेल्थ बजट मालूम है क्या है? हमारा हेल्थ बजट बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कम है, हमारा नेपाल से भी कम है। हम सिर्फ खुश हो सकते हैं कि हमारा जो शत्रु देश अभी है, शत्रु देश विद इन द कोर्ट पाकिस्तान, हम उससे 6 नंबर ऊपर हैं। 6 नंबर ऊपर इसलिए कह रहा हूं कि जो इंडेक्स है हेल्थ पर खर्च करने वाले देशों का, उसमें हम वाकई 6 अंक ऊपर से हैं। आज हमारा हेल्थ बजट 1.2% है छोटा, हमारा एजुकेशन बजट लगातार गिर रहा है। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि आप काउंटर पोज कीजिए इन चीज़ों को, लेकिन आप इन चीज़ों को जनता को बिल्कुल आप भ्रम में डाल रहे हो, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, और आप एक युद्धोन्माद खड़ा करके आतंकवाद से लड़िए, लेकिन युद्धोन्माद को चुनाव का मुद्दा मत बनाइए। हमारा बस ये कहना है। हम ब्रेक के बाद चर्चा अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि 6 से 7 यही दायरा दिया गया था कि प्रधानमंत्री इस बीच ऐशबाग रामलीला में पहुंचेंगे और वहां पर संबोधन करेंगे।